हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th बिजनेस स्टडी में चैप्टर जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है और साथ ही साथ कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करती हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी लास्ट वीडियो मैंने फिक्स कैपिटल क्या होता है और उसके फैक्टर्स क्या हैं वो एक्सप्लेन किया है। तो इन और भी बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग और अदर टॉपिक्स भी डिस्कस हैं, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए, लिंक यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ अगर आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप वर्कशीट टाइप का चाहते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स या केस स्टडी वगैरह प्रिपरेशन हो जाए, MCQs प्रिपेयर हो जाएं, तो उसके लिए मेरी इसी चैनल पे क्लास 12 बिजनेस स्टडी की क्वेश्चन बैंक प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर के MCQs और केस स्टडी अवेलेबल हैं, तो वो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले चैप्टर का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज़, यानी अगर हमारी कंपनी में करंट एसेट ज़्यादा हो जाए हमारी करंट लाइबिलिटीज़ से, तो उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब बात आती है कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी क्या होता है, तो उसके लिए ज़रा ये एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। कंपनी गेट्स क्रेडिट फॉर मेंटेनिंग स्टॉक। सपोज़ कंपनी ने क्या किया, उसने क्रेडिट लिया, उधार पे पैसा लिया अपने यहाँ के स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। स्टॉक का मतलब हो गया रॉ मटेरियल, स्टॉक मीन्स हो गया आपका फिनिश प्रोडक्ट्स बनने के बाद उन्हें स्टोर करना या इन्वेंट्रीज मेंटेन करना, ये चीज़ आपकी स्टॉक कहलाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया, उन्होंने क्रेडिट लिया, उधार लिया। अब स्टॉक इज़ करंट एसेट, यहाँ पे हम स्टॉक को क्या मानते हैं, करंट एसेट मानते हैं, क्योंकि उसको हम एक तरीके की पूंजी लेते हैं, पूंजी मानते हैं, लेकिन केवल 1 साल तक के लिए, क्योंकि करंट एसेट में आपके वही गुड्स आते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर वापस कैश में कन्वर्ट कर लें। अब ये स्टॉक जो है या फिनिश गुड्स का पूरा लॉट मेरे पास जो है, मैं इसको अपने पास ही तो रखूँगी नहीं। मैंने ये प्रोडक्शन की ही किस लिए है, इसको मार्केट में बेचने के लिए, यानी कि अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, करंट एसेट कहलाती है, जिसको जिस एसेट को आप 1 साल के अंदर वापस कैश में कन्वर्ट कर दें, तो वो एसेट क्या कहलाता है, आपका करंट एसेट। अब बात आती है कि करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है। करंट लाइबिलिटी का मतलब हो गया, मैं ये जो उधार ले रही हूँ, क्रेडिट मैंने परचेज़ किया है, ये चीज़ क्या हो गई, मेरी करंट लाइबिलिटी हो गई। यानी मैंने अपने करंट एसेट को बनाने के लिए या करंट एसेट को मेंटेन रखने के लिए मैंने उधार लिया जो पैसा, वो क्या हो गई, मेरी करंट लाइबिलिटी। तो एक वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है, जब मेरी करंट एसेट ज़्यादा हो मेरी करंट लाइबिलिटी से, यानी कि मेरे पास एसेट्स ज़्यादा हों, लाइबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियां या लोन वगैरह कम हों, तो उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल को मेंटेन रखना। इट इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट किसी फिक्स्ड एसेट पे नहीं होता बल्कि करंट एसेट पे होता है। अब करंट एसेट क्या है आपके, जैसे कैश, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज जो स्टॉक आप मेंटेन कर रहे हो, या इसके अलावा रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, फिनिश्ड गुड्स, ये सब चीज़ें क्या हो गई, हमारी करंट एसेट हो गई। अगर आप ध्यान दें तो ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, ये शॉर्ट टर्म की हैं, यानी कि 1 साल के अंदर हम इनको कैश में वापस कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो कि वर्किंग कैपिटल क्या है। ठीक, अब अगर मुझे यही वर्किंग कैपिटल यानी मुझे कैश में पैसा इकट्ठा करके रखना है, तो कितना पैसा इकट्ठा करके रखना है, इस बात को सोचने के लिए मैं कुछ फैक्टर्स देखूंगी, यानी कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दूंगी, और तब मैं डिसाइड करूंगी कि हाँ मुझे कितना पैसा करंट में मेरे पास होना चाहिए, यानी कि कितना मुझे वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए, हर वक्त कैश फॉर्म में पैसा अपने बिजनेस में रखना चाहिए। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स मैं देखती हूँ। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि करंट वर्किंग कैपिटल जो होता है मेरा, वो मेरा हमेशा फिक्स्ड कैपिटल से कम होता है। यानी कि अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल के लिए पैसा रख रही हूँ तो मैं बहुत सारा रखूँगी पैसा, और वहीं अगर मैं वर्किंग कैपिटल के लिए रख रही हूँ तो मैं पैसा थोड़ा कम अमाउंट में रखूँगी, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज़ करना कम अमाउंट में आता है और एक प्लांट को या एक मशीनरी को परचेज़ करना उसके लिए मुझे ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो इस चीज़ में ज़्यादा पैसा लगे
और ज़्यादा समय के लिए लग रहा है तो वो चीज़ क्या हो गई, वो फिक्स कैपिटल हो गया। और कम पैसा लग रहा है और साथ साथ कम समय के लिए लग रहा है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो मैं ध्यान में रखूँगी अगर मुझे मेरी कंपनी का वर्किंग कैपिटल डिसाइड करना है। तो पहला आते हैं नेचर ऑफ बिज़नेस। नेचर ऑफ बिज़नेस हमने वहाँ फिक्स कैपिटल में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा अलग डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि मेरा बिज़नेस किस तरीके का है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, अगर मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन हो रही है, रॉ मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वेजेस देने हैं, और इसके अलावा मुझे पेट्रोल, डीज़ल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब क्या है, ये सब वर्किंग एसेट्स हैं या करंट एसेट्स हैं, या इन सबको ख़रीदने के लिए मुझे क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। तो जाहिर सी बात है अगर मैं कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रही हूँ तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। और वहीं अगर मैं ट्रेडिंग बिज़नेस कर रही हूँ, यानी कि केवल सर्विसेज का बिज़नेस कर रही हूँ या केवल चीज़ों को ख़रीद कर दूसरी जगह बेच दे रही हूँ, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह ज़्यादा रिक्वायरेबल ही नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब हो जाता है लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल। अगर मैं एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रही हूँ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो वर्किंग कैपिटल भी मुझे क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों, ज़्यादा मशीन्स हैं तो उसमें हमें ज़्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज़्यादा इन्वेंट्री, ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए है, यानी कैश के फॉर्म में पैसा ज़्यादा चाहिए है। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल स्केल अगर बिज़नेस मैं कर रही हूँ तो वहाँ पे मेरा WC यानी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए है। देन नेक्स्ट आते हैं बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग बूम पीरियड इन मार्केट। यहाँ पे बूम पीरियड का मतलब स्टॉक मार्केट नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ बूम पीरियड का मतलब है कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हाई डिमांड है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, बूम पीरियड हो गया। तो अगर मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है तो यानी कि उस डिमांड को कोप अप करने के लिए या उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी होगी। अब मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होगी तो मुझे रॉ मटेरियल और पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ ज़्यादा चाहिए ना। तो यानी कि क्या है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, ये सब के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए होगा। और वहीं अगर मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, यानी ज़्यादा डिमांड नहीं है मेरे प्रोडक्ट की, लेस डिमांड है, तो प्रोडक्शन भी मुझे कम ही कर देनी पड़ेगी। मैं क्यों ज़्यादा प्रोडक्शन करूं जब मेरी डिमांड ही कम है प्रोडक्ट की, तो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होगा। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ पॉइंट है सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स का मतलब हो जाता है कि अगर मैं ऐसी प्रोडक्शन कर रही हूँ जो कि सीजनल वाइज प्रोडक्ट है। सीजनल वाइज प्रोडक्ट का मतलब है कि जैसे अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ मैं, या मान लीजिए कि वूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, ठीक है, या स्वेटर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग है, तो ऐसी कंपनी में मुझे हमेशा कब पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जब उसका सीज़न आएगा, पर्टिकुलर गुड का सीज़न जब आएगा तब मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि तब तेज़ी से डिमांड बढ़ेगी, मुझे प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा और तब उस केस में वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन वहीं ऑफ सीज़न में जब मेरे प्रोडक्ट का मतलब मेरा प्रोडक्ट उस सीज़न का नहीं है और मेरी डिमांड कम चल रही है, तो जब डिमांड कम चल रही है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो उस केस में लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोडक्शन साइकिल। अब इसमें समझते हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे टेक्निक है। अगर मेरी प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हो रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मशीनों का यूज़ नहीं, प्रोडक्शन के लिए लेबर्स का यूज़ करती हूँ, तो मुझे उन्हें क्या देना होगा, मुझे उन्हें वेजेस देने होंगे, ठीक है। यानी जितने ज़्यादा लेबर हो जाएंगे उतनी ही ज़्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी। अब ये वेजेस क्या है, वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग एसेट है या करंट एसेट है, और इसको मेंटेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए है। और वहीं अगर मैं मशीनों को यूज़ करके प्रोडक्शन कर रही हूँ, यानी मेरी जो कंपनी है वो मशीन इंटेंसिव टेक्निक है, तो अब इस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल कैसा चाहिए होगा, कम चाहिए होगा, क्योंकि मुझे लेबर्स कम रखने पड़ेंगे, मशीनें ज़्यादा रखनी है। तो मशीनें ज़्यादा रखने के लिए मुझे फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, तो इसलिए। नेक्स्ट आते हैं, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या हो जाता है, इन लॉन्ग देन मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर मेरी प्रोडक्शन साइकिल लंबी है, ठीक है,
प्रोडक्शन साइकिल का मतलब बताते हैं। सपोज़ मैं ये पेन बना रही हूँ या मैं ये स्केच पेन बना रही हूँ, अब इसकी प्रोडक्शन में सपोज़ मान लीजिए कि इस पेन को मैन्युफैक्चर होने में, पूरा लॉट मैन्युफैक्चर होने में 6 महीना लग जाता है, या मैं मानूँ कि 9 महीने लग जाते हैं या 10 महीने लग जाते हैं, यानी कि मेरा प्रोडक्ट बन के बहुत लंबे टाइम बाद तैयार हो रहा है। तो अब जब तक ये फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मंथ्स में बन के ये तैयार हो रहा है या 6 महीने में ये बन के तैयार हो रहा है, तो वो 6 महीने प्रोडक्शन चल रही है ना मेरी। अब प्रोडक्शन चल रही है का मतलब कि लगातार उसमें रॉ मटेरियल मुझे लगातार यूज़ करना है। अब रॉ मटेरियल लगातार यूज़ करने का मतलब क्या हो गया कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी है, यानी मेरा प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में चेंज होने में उसको बहुत समय लगता है, तो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और वहीं अगर मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा समय नहीं लेता है, फॉर एग्जांपल ये 1 महीने में बन के तैयार हो रहा है, या मैं कह लूँ 1 महीने भी नहीं 10 दिन में बन के तैयार हो रहा है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। क्यों? प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन के तैयार हो जा रहा है, तो ज़्यादा उसमें मैं मानूँगी कि मुझे देखा जाए तो रॉ मटेरियल वगैरह हर वक्त नहीं मेंटेन रखना है, तो उस केस में क्या है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट अलाउड। अब ये 2 पॉइंट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है और क्रेडिट अवेल का मतलब क्या है। तो दोनों ही चीज़ें बड़े आराम से क्लियर करते हैं। पहले क्रेडिट अलाउड देखते हैं क्या है। इट मीन्स कंपनीज प्रोवाइडिंग गुड्स और फाइनेंस ऑन क्रेडिट। इसका मतलब होता है, क्रेडिट अलाउड का मतलब होता है कि कंपनी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, यानी दे रही है गुड्स या फिर पैसा उधार पे, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट अलाउड। अब आप ऐसे समझिए कि अगर मेरी कंपनी है और मैं जो गुड्स बना रही हूँ मैं उसे उधार पे अपने डीलर को दे रही हूँ कि लो तुम बेचो, और बेचने के बाद जब तुम्हारे पास पैसा आए तो मुझे पे करना, ठीक है, मैं ये काम कर रही हूँ। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, इफ़ कंपनी इज़ फॉलोइंग स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, अगर मैं ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ कि आज मैं तुम्हें प्रोडक्ट दे रही हूँ तो मुझे 2 महीने बाद इसका पैसा वापस दोगे, और वो 2 महीने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, ठीक है, मेरी क्रेडिट पॉलिसी बहुत सख्त है, मैं बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मुझे पैसा इस डेट को चाहिए तो इस डेट को ही चाहिए, अगर इस तरह की पॉलिसी है मेरी, तब तो फिर मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस डेट पर मेरे पास पैसा वापस आ जाएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास लिक्विडेशन अमाउंट में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मेरी लाइबरल क्रेडिट पॉलिसी है, या मैं कह लूँ कि मेरी क्रेडिट पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट टर्म की नहीं है, तो उस केस में क्या किया मैंने लोन बहुत लंबे समय के लिए दे दिया है, या मैंने गुड्स उधार पे बहुत लंबे समय के लिए दे दिया है, और मैंने कह दिया है कि ठीक है देते रहना। या लाइबरल क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है आज नहीं, चलो 2 महीने बाद देना, चलो ठीक है 4 महीने बाद देना। तो ये चीज़ क्या है कि मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा लंबे टाइम तक, अब जब लंबे टाइम तक पैसा नहीं आ रहा तो फिर भी प्रोडक्शन तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना, तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए क्या है, मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपको कहीं से पैसा तुरंत मिलने वाला है तो फ़िलहाल आज आपको ज़्यादा पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपको तुरंत पैसा नहीं मिलना है, या जिस बंदे को मैंने पैसा दिया है वो मुझे आसानी से पैसा नहीं देगा, तो आप अपने पास भी कुछ फिक्स्ड पैसा रखते हैं, है ना। तो ये चीज़ क्या हो गई, आपकी वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा मेंटेन रखनी पड़ेगी अगर आपकी लाइबरल क्रेडिट पॉलिसी है। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल का मतलब हो जाता है, इट मीन्स हाउ मच और फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज़ गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। क्रेडिट अवेल का मतलब हो जाता है कि मुझे कितना लोन या कितना रॉ मटेरियल अपने सप्लायर से और कितने समय के लिए मिल रहा है, ठीक है, गेटिंग मुझे मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रेडिट अवेल कहते हैं। अब अगर क्रेडिट अवेल जो है वो मुझे आसानी से मिल रहा है, मैं जानती हूँ कि अगर मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैं सप्लायर के पास जाऊँगी और ईजिली वो मुझे उधार पे सामान दे देगा, ये मैं जान रही हूँ, तो आपको लगता है कि मैं वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा मेंटेन करूँगी? नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि मुझे रॉ मटेरियल आराम से मिल जाएगा, मुझे पर्टिकुलर बैंक से लोन बहुत आराम से मिल जाएगा, तो मैं ज़्यादा पैसा अपने पास मेंटेन ही रखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब वहाँ पे मेरा वर्किंग कैपिटल कैसा होगा, कम होगा। वहीं पर शॉर्ट पीरियड के, और अगर मैं ये मानूँ कि मुझे जो लोन है वो बहुत कम समय के लिए मिल रहा है या बहुत मुश्किल से मिल रहा है, या मेरा सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल उधार पे नहीं दे रहा है या बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स कंडीशन में दे रहा है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ व्हाट क्रेडिट अलाउड एंड दिस इज़ व्हाट क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अलाउड का मतलब है कि मैं दूसरों को लोन वगैरह दे रही हूँ, क्रेडिट अवेल का मतलब है मेरी कंपनी खुद लोन वगैरह या रॉ मटेरियल उधार पे ले रही है, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेरा,
जो कि क्या है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब हो जाता है, इट मीन्स प्रोडक्शन इज़ फ्लेक्सिबल विदाउट एनी हसल और इज़ एफिशिएंट विद लोअर कॉस्ट। यानी जो मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ वो कम से कम खर्चे पे हो जा रही है, या कोई प्रॉब्लम, हसल का मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत फ्लेक्सिबल है मेरी प्रोडक्शन, बहुत एफिशिएंट है, मैं जहाँ जो चाह रही हूँ उसी हिसाब से खर्चा हो रहा है, तो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जान रही हूँ कि सारी प्रोडक्शन मेरे कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है, वो प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है और सब चीज़ों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट मेरे पास है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। और अगर मैं ये मान रही हूँ कि नहीं, मेरी प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं है, कभी भी प्रोडक्शन में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, या फिर प्रोडक्ट की टेक्निक बदलनी पड़ जाएगी या टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ जाएगी, कोई भी सर्टेन चेंजेस आ जा रहे हैं, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन रखना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अचानक से कोई भी खर्चा आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इफ़ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज़ ईजी और रॉ मटेरियल इज़ रेडीली अवेलेबल, जहाँ से मैं रॉ मटेरियल ले रही हूँ, मेरे सप्लायर के पास मुझे रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जा रहा है, या रेडीली अवेलेबल है, मैं जब चाहूँ तब सप्लायर से रॉ मटेरियल बड़े जल्दी ही कम टाइम में मंगवा सकती हूँ, तो उस केस में मुझे लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। ठीक, क्यों लेस चाहिए होगा? क्योंकि मैं जान रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करना है मुझे रॉ मटेरियल का, बहुत ज़्यादा भीड़ बटोरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जब चाहिए होगा रॉ मटेरियल तो मैं आराम से मंगवा लूँगी। तो ये चीज़ क्या है, मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। लेकिन अगर मैं ये देख रही हूँ कि मेरा रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल से मेरे पास तक पहुँचता है, या सपोज़ 2 महीना मेरे रॉ मटेरियल को आने में ही लग जाता है, तो ये चीज़ क्या है, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल अपने यहाँ रखना पसंद करूँगी ना। तो ये चीज़ क्या है, उसको रखने के लिए का मतलब क्या हो गया कि मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करनी है या स्टॉक मेंटेन रखना है, तो यानी वर्किंग कैपिटल मुझे ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। इफ़ मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव, सपोज़ मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, हाईली इन्वेंट्रीज हैव टू बी मेंटेन, मुझे इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, मुझे बड़ा बड़ा स्टॉक रखना पड़ेगा गुड्स का, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि मेरी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में मुझे हर वक्त प्रोडक्शन में चेंजेस करना या कुछ नया कर देना या एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर देना या कोई भी छोटे मोटे चीज़ें मुझे करनी ही पड़ेंगी लगातार प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाए रखने के लिए या उसको कंपटीशन में बनाए रखने के लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो यानी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि मेरा गुड्स कॉम्पिटिटिव नहीं है, सपोज़ मेरी जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसका कॉम्पिटिटर बहुत कम है या नहीं है, मैं एक ही बना रही हूँ, मैं एक ही मैन्युफैक्चरर हूँ जो उस प्रोडक्ट को बना रही हूँ, तो मेरी ही मर्ज़ी चलेगी, उस केस में वर्किंग कैपिटल मुझे कम चाहिए होगा, क्योंकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मुझे किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना है। तो एज सच अगर मैं प्रोडक्ट एक तरीके का बना रही हूँ तो लगातार उसी को बनाए रहूँगी, तो ये चीज़ क्या है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी कंट्री में हर चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ती चली जा रही है, महंगाई आ गई है, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का मतलब केवल यही नहीं होता कि गुड्स महंगे हो गए, नहीं, इन्फ्लेशन का मतलब ये भी होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी महंगी हो गई है ना। जैसे अगर मैं ये स्केच पेन बना रही हूँ तो इसमें लगने वाला ये प्लास्टिक भी महंगा हो गया है, इसमें पड़ने वाली इंक भी महंगी हो गई है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीन है उसका तेल भी महंगा हो गया है, राइट। तो ये चीज़ क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई है। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है तो उस केस में क्या है, मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरेबल होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो उस केस में मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। एक चीज़ और इसमें है कि अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रही हूँ जिसकी प्राइस मैं आसानी से बढ़ा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है प्राइस बढ़ाने में, तब तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस पेन को बनाने में जो खर्चा लग रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, वो मैं इसका प्राइस बढ़ा के वसूल कर लूँगी। लेकिन अगर मैं इसकी प्राइस नहीं बढ़ा सकती, मार्केट ऐसी है कि मैं अगर प्राइस बढ़ाऊंगी तो मेरा कंज्यूमर दूसरी जगह भाग जाएगा, मेरे पेन को नहीं खरीदेगा, तो उस केस में मैं इसकी प्राइस भी नहीं बढ़ा सकती, तो क्या फिर ज़रूरत पड़ेगी, और लगातार रॉ मटेरियल बढ़ता जा रहा है प्राइस, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। इफ़ कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग ग्रोथ और एक्सपेंशन देन दे हैव टू इंक्रीज वर्किंग कैपिटल एज मोर प्रोडक्शन विल बी डन। अगर मेरी कंपनी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट पे है, यानी मेरी कंपनी को अभी ग्रो करना है या मुझे प्रोडक्शन एक्सपैंड करनी है, तो उस केस में प्रोडक्शन एक्सपैंड करने का मतलब क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए।
अगर मैं 1000 टन बना रही हूँ एक हफ़्ते के अंदर, तो अब मुझे अगर 2000 टन बनाना है तो मुझे लेबर और चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल और चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की खपत और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि मुझे वर्किंग कैपिटल फिर ज़्यादा रिक्वायरेबल होगा अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आगे। तो ये हो गए 12 पॉइंट्स मेरे कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब कब मुझे होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। बाकी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ केवल बिज़नेस स्टडी नहीं, मैं फ़िज़िकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे बनी हुई है। तो अगर आपका फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है एज एन ऑप्शनल तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर के वीडियोस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और बाकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।